नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एमपीटीएल सेकेंड ईयर की जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है और जो है 3 जून से हमारे पेपर हैं। तो 3 जून से होने वाले पेपरों में जो पहला पेपर है, पेपर का कोड 901 संज्ञान अधिगम और बाल विकास। तो मैंने इसके पिछले 10 सालों के जितने भी जो एमसीक्यू थे, उनको एक साथ इकट्ठा किया है और साथ ही इन एमसीक्यूज़ के ज़रिए जो अलग से कुछ एमसीक्यू बन सकते हैं, उनको भी इकट्ठा किया है और इस वीडियो में कलेक्ट किया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, यदि आप एक एमसीक्यू देख कर जाते हैं तो आपके 3 से 4 नंबर, 5 नंबर तो पक्के यहीं से हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञान अधिगम और बाल विकास के कुछ एमसीक्यू के साथ। तो पहला जो हमारा एमसीक्यू है वह है, जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था की अवधि क्या है? What is the duration of the sensory motor stage according to जीन पियाजे? तो जैसा कि हमें पता ही है, जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने 4 प्रकार की जो है अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, उसमें जो आयु होती है वह 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में होती है। यानी कि इसमें जो बच्चा होता है वह 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में रहता है। और जो दूसरी हमारी अव अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 2 से लेकर 7 वर्ष तक की आयु में रहता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और इसमें बच्चा 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु में रहता है। और चौथी और आखिरी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 12 वर्ष से लेकर वयस्क होने तक रहता है। जो पहली संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, इसमें बच्चे की जो इंद्रियां हैं उन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे आँख, कान, नाक। यानी कि बच्चा सिर्फ इंद्रियों के जरिए चीज़ों को समझ पाता है। और इसमें जो है वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है वह भी आ जाता है आखिरी तक। यानी कि दूसरे वर्ष में वस्तु स्थायित्व का गुण दिया जाता है, जिसमें बच्चा क्या करता है कि वस्तुओं को सिर्फ ऐसा नहीं समझता कि जो उसे दिख रहा है वही सही है, वह वस्तुओं को जो नहीं दिखता उन वस्तुओं को भी समझने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, यानी कि ऐसा समझता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। और इसमें उसमें बच्चे में जीव बात का कंसेप्ट भी रहता है, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह ही ट्रीट करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि तीसरी अवस्था है, इसमें बच्चा तर्क संगत हो जाता है, यानी तर्कों पर ध्यान देने लगता है, यानी 7 से 11 वर्ष की आयु में। जो चौथी हमारी है, उसमें तो बच्चा अमूर्त सोच को भी विकसित कर लेता है। तो यह सब आपको पता ही होगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। जेड-पी-डी का पूर्ण रूप क्या है? तो जेड-पी-डी का पूर्ण रूप होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड-पी-डी का पूर्ण रूप होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, तो आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तीसरा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? ऑन विच एनिमल डिड थॉर्नडाइक कंडक्ट हिज फेमस एक्सपेरिमेंट? तो इसका सीधा आंसर आ जाएगा दोस्तों, बिल्ली। थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रसिद्ध प्रयोग था वह बिल्ली पर किया था। अब एक कैसा प्रयोग था, तो इसमें क्या होता है कि थॉर्नडाइक एक बिल्ली को लेते हैं और उसको एक बंद बॉक्स में रख देते हैं, जिसमें सलाखें टाइप की लगी थी और इसमें एक लीवर लगा हुआ था, जिस पर यदि बिल्ली अपना वजन या पंजा रखती तो वह जो है बॉक्स खुल जाता। अब बिल्ली को जो उन्होंने रखा वह भूखी बिल्ली को रखा, यानी कि उसको खाना नहीं दिया गया था एक दिन के लिए। फिर उसके सामने जो है उन्होंने मछली का टुकड़ा या मछली को रखा। अब बिल्ली भूखी थी तो वह झटपटाने लगी और उस पिंजरे से बाहर आने की पूरी कोशिश करने लगी। लेकिन अब इतना तो वह नहीं समझ सकती थी कि इसको अपन को जो है इस लीवर पर वजन रखना या पंजा रखना है, तभी खुलेगा।
तो कई बार हाथ पैर मारने के बाद एक बार गलती से जो है बिल्ली का जो लीवर पर वजन नहीं आया, पंजा रखा गया तो वो खुल गया, और उसके खुलने के साथ ही बिल्ली ने खाना खाया। और ऐसा ही उन्होंने थॉर्नडाइक ने लगातार कई दिनों तक बिल्ली के साथ किया। हर बार बिल्ली का जो भी पिंजरा खोलने का समय होता था वो लगातार कम होता रहता था, और एक समय ऐसा आया कि बिल्ली के सामने खाना रखते ही वह तुरंत लीवर पर जो है वजन रख देती थी और खोल लेती थी उसको। तो यही थॉर्नडाइक का प्रयोग था। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? डिसलेक्सिया इज अ ऑर्डर रिलेटेड टू लेखन, पठन, गणितीय गणना और व्यवहार। तो डिसलेक्सिया में चूंकि बच्चों में ऐसी पढ़ाई से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें से एक डिसलेक्सिया भी है। और जो डिसलेक्सिया है हमारा, यह एक पठन संबंधित यानी कि रीडिंग का विकार है। अब ये कैसा रीडिंग का विकार है? इसके अलावा भी कुछ विकार होते हैं, जैसे कि डिसग्राफिया। अब इसमें क्या होता है, डिस्ग्राफिया में लेखन संबंधित चीज़ों का विकार आ जाता है, यानी कि बच्चे को लिखने से संबंधित दिक्कतें आने लगती हैं। इसके अलावा एक होता है डिसकैलकुलिया यानी डिसकैलकुलिया, और इसमें जो है बच्चा गणितीय संबंधी विकार आता है। उसमें वह गणितीय गणनाएं और उनके सिंबल्स को नहीं समझ पाता। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी एक होता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में समन्वय संबंधित विकार आ जाता है। इसके अलावा एक होता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया डिस्फेजिया या इसको अफेजिया भी कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है अपने विचारों को शब्दों के जरिए व्यक्त नहीं कर पाता, यानी कि शब्दों के जरिए विचार अपने नहीं बोल पाता, यानी शब्दों में उसकी दिक्कत आती है। तो ये ऐसा होता है। इसके अलावा भी कुछ विकार होते हैं, अभी हम आगे और क्वेश्चन के जरिए उनको देखेंगे। अब जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है और ये बार बार आता है, तो इस पर तो आपको ध्यान देना ही होगा। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? इसका सीधा और सिंपल आंसर है हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां बताई। तो आप यहाँ से यह भी याद रखें कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 8 प्रकार की बुद्धियों को बताया गया है। चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? तो इसका जो आंसर है सीधा और सिंपल स्किनर होगा। स्किनर, इसको भी आप देखते रहिए, यह क्वेश्चन भी एक दो बार रिपीट हो चुका है पिछले पेपरों में, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। स्कैफोल्डिंग यानी कि जिसे पाड़ या ढांचा बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अब इसमें जो है ना दो प्रकार के सिस्टम बन रहा है कि इसमें पूछा है शब्द का प्रयोग। तो जब शब्द का प्रयोग पूछेगा तब हमारा आंसर ब्रूनर होगा, यानी कि जेरोम ब्रूनर। लेकिन अगर विकास के संबंध में इसका पूछे तो विकास के संबंध में इसके फैल्डिंग या पाड़ या ढांचा शब्द का प्रयोग किसने किया, तब हमारा उत्तर बायोलॉजी की ओर चला जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखें कि जब विकास के क्षेत्र में आएगा तो बायोलॉजी, और इसको शब्द के रूप में पूछे कि इसको फैल्डून शब्द किसने दिया या शब्द का प्रयोग किसने किया, तो तब ब्रूनर आएगा। अब इसके फोल्डिंग या पाड़ या ढांचा क्या होता है वो तो आपको समझते ही होंगे। अब डीएलएड में है, यानी कि बच्चे को बाहरी मदद करना, जिससे कि बच्चा अच्छे से कोई चीज यदि दिक्कत आ रही है सीखने में तो उसको अच्छे से सीख पाए। चलिए अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। किशोरावस्था को तनाव या तूफान की अवस्था किसने कहा? अब ये तो सब जानते हैं कि किशोर अवस्था जो है तनाव या तूफान की अवस्था होती है, लेकिन इसको सबसे पहले यह तनाव या तूफान की अवस्था किसने किया, किसने कहा? हु कॉल्ड एडolescence a period of stress and storm? स्टैनली हॉल, E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे या फिर रॉस? इसका आंसर है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ही वो पहले ज्ञाता थे जिन्होंने इसको
जो है तनाव या तूफान की अवस्था कहा। इसका सही आंसर होगा स्टैनली हॉल। चलिए, बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का सूत्र पूछ रहा है। जबकि आपको पता होगा कि बुद्धि लब्धि या आईक्यू का सूत्र टर्मन या टर्नर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब इसका सूत्र क्या होता है कि जो हमारी मेंटल एज होती है उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एम ए अपॉन में जो हमारी कैलकुलेटिव एज है यानी कि जो हमारी वास्तविक आयु है उसमें गुणा कर दो 100 का। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। यानी कि मेंटल एज, जैसे किसी की मेंटल एज निकल के आ रही है, मान के चलिए किसी बच्चे की मेंटल एज जो है वो निकल कर आ रही कितनी, 10 साल, और जो उसकी वास्तविक आयु है वह है 20 साल। बच्चा नहीं, ये तो वयस्क हो गया, तो उसमें हम कर देंगे 100 का गुण। तो इससे ये कर लें कैंसिल, और 2 से 100 कैंसिल तो कितना आएगा 50। तो इसकी जो है आयु, जो मेंटल एज या आईक्यू निकल के आएगा वो निकल कर आएगा 50, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम आईक्यू है, क्योंकि हमने इधर उसकी मेंटल एज 10 रखी। अगर किसी बच्चे की मेंटल एज 10 की जगह 20 ही हो, 20 ही हो और उसकी वास्तविक आयु भी 20 ही हो, तो उसका आईक्यू कितना होगा? सीधी बात 100 का आईक्यू है, और 100 का आईक्यू तो एक अच्छा या बहुत अच्छा आईक्यू माना जाता है। इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना, मेंटल एज बटे में कैलकुलेटिव एज गुणा 100। अब 10वां क्वेश्चन चलते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, क्रिएटिविटी इज मेनली रिलेटेड। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएटिविटी को हम किस पे रखेंगे, कन्वर्जेंट में, डाइवर्जेंट में, मॉडलिंग में या इमिटेशन में, यानी कि अभिसारी, अपसारी, मॉडलिंग या अनुकरण। तो इसका जो है सीधा आंसर होगा, देखिए क्रिएटिविटी एक अच्छी चीज होती है, यानी कि यदि किसी बच्चे में क्रिएटिविटी है तो वो हमेशा अप करेगा यानी राइज करेगा। तो इसका आंसर होगा अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन। तो इसको एक ट्रिक के जरिए भी आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि बच्चे में अगर क्रिएटिविटी होगी तो वह हमेशा अप करेगा। तो इसका आंसर हो गया अपसारी चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? तो यह क्वेश्चन भी मैंने 2-3 बार रिपीट हुए देखा प्रीवियस ईयर में, तो इस पर भी ध्यान देना दोस्तों। और इसका जो आंसर है वह है गेस्टाल्टवादियों ने, यानी कि जो गेस्टाल्टवादी हैं इन्होंने ही सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को दिया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड? तो प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रतिपादक हैं वह है हमारे किलपैट्रिक भाई साहब। किलपैट्रिक भाई साहब को याद रखना, ये इन्होंने ही प्रोजेक्ट विधि को बनाया है। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गीकरण किसने किया? यानी कि हु क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। अब दुनिया में 2 ही तरह के लोगों को माना जाता है, एक होते हैं इंट्रोवर्ट, दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो है वह लोगों से घुलने मिलने में विश्वास नहीं रखते और सिर्फ अपने में ही मस्त रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों से घुलने मिलने में ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति करते हैं और इन्हें बेझिझक जो भी बात करनी होती है किसी से भी कर लेते हैं। तो इसे जो किया था, यानी इन दो का वर्गीकरण जो किया था वो किया था युंग ने, या फिर हिंदी में बोलेंगे तो युंग ने। युंग इसका आंसर है और यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना आपको। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि पिछले 10 सालों के क्वेश्चन मैंने निकाले, और इसके अलावा भी जो उनके ऑप्शन से और क्वेश्चन बन सकते थे या अन्य अन्य बुकों में दिए थे वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। बालक के सामाजिकरण की प्रथम इकाई क्या होगी? अब एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। जब बालक जैसे ही अब सामाजिकरण में जाएगा तो पहली चीज उसे क्या देखने को मिलेगी? जाहिर सी बात है अपने माता पिता परिवार ही देखने को मिलेगा। जब परिवार से बाहर निकलेगा तब तो स्कूल पर जाएगा ना। तो स्कूल गलती से भी मत लगाना, सामाजिकरण की पहली इकाई हमेशा ही परिवार होती है। और उसमें भी यदि पूछा जाए कि
और भी गहराई से पूछा जाएगा तो उसमें आएगा फिर माँ, क्योंकि माँ ही सबसे पहले बच्चे को हर चीज़ सिखाती है। और यहाँ पर आएगा आंसर परिवार या फैमिली, जो कि सामाजिकरण की पहली इकाई होगी। ये देखिए अभी मैंने बताया था आपको डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, तो ये जो है विकार होता है एक प्रकार का, और डिस्कैलकुलिया होता है एक गणितीय विकार, यानी इसमें जो जो जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित या अंकों से संबंधित या उनके सिंबल से संबंधित दिक्कत आती है, उसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया एक होता है। इसके अलावा एक और याद रखना, डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया क्या होता है, एक प्रकार का भ्रम होता है इसमें बच्चों को, भ्रम, किसी भी चीज़ का भ्रम होना, तो उस प्रकार को बोलेंगे डिस्मोर्फिया। तो आप लोग इसको भी याद रखना। चलो आगे चलते हैं। अब हम आ गए हमारे 16वें क्वेश्चन पर, और ये संबंधित है पावलोव से। पावलोव ने अपने प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया? अब पावलोव के बारे में, पावलोव भी एक अच्छे वैज्ञानिक रहे दोस्तों। तो पावलोव ने जो है अपने उसमें जानवर का प्रयोग किया, वो था डॉग, यानी कि कुत्ता, कुत्ते का प्रयोग उन्होंने अपने उसमें किया, प्रयोग में। अब इसने कैसे किया, तो पावलोव जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया क्या कि इनका जो एक कुत्ता था, या कुत्ता को जब खाना डालते हैं तो कुत्ता क्या लार टपकाता है उससे पहले, तो इन्होंने उसी पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि एक कुत्ता है, जब उसके पास भोजन आता है तो वो लार टपकाने लगता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति उसके लिए भोजन लाता है, यानी कि रेगुलर है, तो कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति उसके लिए भोजन ला रहा है, तो वो व्यक्ति उसे जैसे ही देखता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है। तो उन्होंने इसी से रिलेटेड प्रयोग किया कि इन्होंने कुत्ते को खाना देने से पहले एक बार घंटी बजाना शुरू की। पहले एक घंटी बजाते थे, इसके बाद भोजन आता था, कुत्ता लार टपकाता था और उसको खाता था। ऐसा ये लगातार कई बार करते रहे, तो धीरे धीरे कुत्ते के माइंड में एक वो बन गया कि घंटी बजते ही और वो लार टपकाने लगा, भले ही उसे खाना मिले या ना मिले। तो इस थ्योरी को उन्होंने बाद में चलकर नाम दिया शास्त्रीय, शास्त्रीय अनुबंध थ्योरी, अनुबंध सिद्धांत या थ्योरी। इस चीज के जरिए उन्होंने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया, जिसके तहत हम क्या करते हैं, बच्चों में यदि किसी प्रकार का उन्हें डर है तो उसको भगाते हैं, और किसी प्रकार की नई चीज को सिखाना है, नैतिकता सिखानी है, तो वो भी इस थ्योरी के जरिए हम सिखाते हैं। इस चीज को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ अ टीचर, सत्तावादी रहना। अब देखो यहाँ पर तो हम ऑप्शन ही हटा सकते हैं इसमें आसानी से। पहला बोल रहा है सत्तावादी रहना, तो क्या टीचर को सत्तावादी रहना है? इसके अलावा तीसरा ऑप्शन देखो, तानाशाह, टीचर को तानाशाह या डिक्टेटर के रूप में काम करेगा, इसलिए सरकार आपको पैसे देगी आप जब जॉब लगेगी आपकी। तो अनुमति परक या परम विषय, तो अनुमति परक में थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन अनुमति परक भी इसमें नहीं आएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुगम करता, यानी कि फैसिलेटर। ये आपने बार बार शब्द भी सुना होगा, फैसिलेटर बोलते हैं या फैसिलेटर, इंग्लिश मीडियम वाले समझ पा रहे हो। इसका सही आंसर, वैसे इसका अनुमति परक भी हो सकता है, लेकिन इसकी तुलना में नहीं होगा, तो इसको आप याद रखना। बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है, यानी कि बच्चे की जो बाल्यावस्था होती है उसकी अवधि क्या होगी, 0 से 2 साल। अब 0 से 2 साल तो होने का कोई वो ही नहीं है, 0 से 2 साल तो शैशव अवस्था है, शिशु की अवस्था होगी। इसके अलावा 18 से 25 साल, इसको भी आप आसानी से हटा सकते हो। 12 से 18, अब 12 में देखना, 12 के बाद आएगा 13, यानी कि 13, जिसमें लगा है टीन, और टीन हम समझते हैं किसको बोलते हैं, जो किशोर होते हैं उनको। टीन, 14, 16, 18, तो ये तो कौन सी है, किशोर अवस्था है, इसको भी हटा। तीन ऑप्शन वैसे ही हट गए, तो आंसर तो वैसे ही आ गया तुम्हारा कि 6 से 12 साल बाल अवस्था है, और जो 3 से लेकर 5 साल की होगी वो भी पूर्व बाल अवस्था। तो आप, ये तो बहुत सिंपल है, थोड़ा आप लॉजिकली सोचोगे तभी ऐसे क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। इसके बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन पर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है?
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक या तकनीकी शिक्षा। इसका आंसर हुआ प्राथमिक शिक्षा। इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीट हुआ है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और हो सके थोड़ा बहुत आप अपने मोबाइल पर भी देखना या अपनी जो भी हो उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था क्या उसके बारे में थोड़ा देखना। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार इसको देखा रिपीट होते हुए। आज की क्लास के लिए आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, यानी हमारे पार्ट 1 के लिए। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग? तो यहाँ पर थोड़ा उसको देखना पड़ेगा। कोहल वर्ग की वैसे तो 3 है, लेकिन उसके अंदर जो अवस्थाएं हैं वो 6 है, यानी कि कोहल वर्ग ने जो है जो स्तर बताए वो 3 है। अब आप यहाँ पर इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि इसमें अवस्थाएं पूछा है, इसलिए आंसर इसका 6 होगा। अवस्थाएं 6 हैं लेकिन स्तर 3 है। जैसे एक स्तर होता है पूर्व पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर। दूसरा स्तर होता है पारंपरिक पारंपरिक और तीसरा जो स्तर आता है उत्तर पारंपरिक या पारंपरिक के बाद वाला स्तर। तो उत्तर पारंपरिक यानी कि 3 स्तर होते हैं जिनमें अवस्थाएं 6 होती हैं, जिसमें पहली और दूसरी अवस्था पूर्व पारंपरिक में आती है, यानी कि दंड या आज्ञाकारिता। ये पहली अवस्था होती है, यानी कि दंड के डर से या आज्ञाकार अच्छा बनने के लिए वो आज्ञा मानता है बच्चा। और इसके अलावा इसमें एक दूसरी और आती है जो कि होती है अभिरुचि और प्रतिफल से संबंधित। तो 2 अवस्थाएं आती हैं पूर्व पारंपरिक में और 2 अवस्थाएं आती हैं पारंपरिक में। 2 पारंपरिक में आती है, एक तो होती है अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनना, यानी कि जब बच्चे होते हैं ना 10 से 13 साल के, तो वह दूसरों की नज़र में एक अच्छे अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। तो वह अवस्था पारंपरिक के स्तर में आती है। और एक होती है कानून और व्यवस्था की, यानी कि बच्चे भी समझते हैं कि कुछ नियम और कानून होते हैं, उनको मानना चाहते हैं, तो वह कानून व्यवस्था। और उत्तर पारंपरिक में भी 2 आती हैं, एक होती है सामाजिक अनुबंध की और एक होती है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये 2 उत्तर पारंपरिक में आती है, तब बच्चा 13 से ऊपर हो जाता है। और अब देखना जो पूर्व पारंपरिक में है इसमें बच्चा 4 से लेकर 10 साल के बीच में रहता है, पारंपरिक में बच्चा 10 से 13 और उत्तर पारंपरिक में 13 से ऊपर चला जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्ते दोस्त, तो अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हम 20 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि 21 से 40 तक जाएंगे। यदि जिनको नए लोग जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हम एमपीटीएल संज्ञान अधिगम और बाल विकास प्रश्न पत्र 901 जो कि हमारे 2026 में सेकेंड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम 100 MCQ सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम पिछले 10 साल में आए हुए सभी प्रकार के MCQ, चाहे वो बड़े बड़े क्वेश्चन से आए हों या MCQ के रूप में भी आए हों, उनको पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट हो रही हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे कि हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्वेश्चन बन सकें। चलो हम पढ़ते हैं। यहाँ पे 21वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अकॉर्डिंग टू जीन पिकेट हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर देयर। इसको तो मैं सब कर ही देते हैं क्योंकि ये बार बार आता है और इसका आंसर होता है 4। अब जो नए जुड़ेंगे अभी मैं उनको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी है। तो आप बाइक देखिए, मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें कहीं जाएंगे आपको 4 कौन कौन सी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, वस्तु स्थायित्व यानी कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होता है पियाजे की किस अवस्था से विकसित होता है? इन विच स्टेट ऑफ फिजिक्स थ्योरी डज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप? संवेदी प्रेरक, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो ये मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, ये सब चीजें आती हैं हमारी पहली स्टेज यानी कि संवेदी प्रेरक। कहाँ गई संवेदी प्रेरक? ये है, ये हमारी संवेदी प्रेरक, इसमें आती है हमारी चीजें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोस्की ने सीखने के किस कारक को सबसे महत्वपूर्ण माना है? अब बायोस्की के अनुसार विच फैक्टर डिड बायोस्की कंसीडर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लर्निंग? आनुवांशिकता, भौतिक, पर्यावरण या सामाजिक अंतर? तो इसका आंसर होगा सामाजिक अंतर क्रिया, क्योंकि बायोस्की, जैसे ही आपको बायोस्की शब्द दिखे आप समझना कि ये जो है बात करेंगे समाज के साथ एक अंतर क्रिया करके चीजों को सीखने के, तो इसलिए सामाजिक अंतर क्रिया को बायोस्की सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। सिंपल सी बात है। आगे आता है 24वां क्वेश्चन। जेडपीडी से यानी कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रदाय किसने दिया? यानी कि हु गेव द कंसेप्ट ऑफ जेडपीडी? पियाजे, कोलबर्ग, बायोस्की या फिर थॉर्नडाइक? इसका आंसर होगा बायोस्की। बायोस्की ने ही जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी का सिद्धांत दिया। अब जेडपीडी का सिद्धांत क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कोई एक बच्चा है, इसको साइकिल चलाना नहीं आता, साइकिल चलाना इसको नहीं आता, तो ये क्या कर रहा है, साइकिल पर बैठ रहा है लेकिन ये पेडल ही नहीं मार पा रहा, बार बार बैलेंस डिसबैलेंस होता जा रहा है। तो अब क्या होता है कि जैसे इस बच्चे के पापा हैं, पापा जो है साइकिल को पीछे से पकड़ लेते हैं और बच्चा फिर धीरे धीरे पेडल मार के साइकिल को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। तो ऐसा करते करते कुछ दिनों में बच्चे को पापा की जरूरत नहीं लगेगी और बच्चा साइकिल आराम से चलाने लगेगा। तो यही है जेड यानी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बच्चे को सीखने से पहले थोड़ी बहुत जो मदद की आवश्यकता है उसी को बोला गया है जेड, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एंड हु गिव द कंसेप्ट? तो बायोस्की भाई साहब गिव द कंसेप्ट। संज्ञान का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन? जानना या समझना, भूलना, केवल रखना या फिर अत्यधिक क्रोध करना। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे ऐसे ऑप्शन आते हैं कि कैसे ही हटा दो। क्रोध करना, केवल रखना। अब जैसे ही केवल देखे ना, समझना कि नेगेटिव बात कर रहा है। केवल जैसे भी ऐसा ही नहीं रखना, तो जैसे नेगेटिव चीज होती है, यदि कोई अच्छी चीज भी लिखी है केवल पढ़ना, तो वो भी नेगेटिव हुआ, क्योंकि ये केवल लग गया तो ये सिर्फ ये कह रहा है तुम सिर्फ पढ़ो, खेलो मत और कुछ मत करो, तो फिर नेगेटिव हो जाता है। इसलिए केवल जहाँ लगे समझना कि नेगेटिव बात कर रहा है। और इसके बाद है भूलना। तो संज्ञान का तो भूलना क्यों होगा भाई? भूलना भी एक नेगेटिव चीज होगी। इसमें से पॉजिटिव ही दिख रहा है, जानना या समझना। तो संज्ञान का अर्थ क्या होगा? जानना या समझना। आसान है। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया था? हु गिव द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर? आंसर है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? ये शायद हम पहले कर चुके हैं। बिल्कुल हम इसको कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया, यानी कि ये ज्यादा बार आया हुआ इसलिए रिपीट हुआ। बिल्ली पर किए थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग? बी एफ स्किनर, इवान पावलोव या फिर जीन पियाजे या फिर ब्रूनर? और आंसर होगा बी एफ स्किनर, यानी कि अपने जो बी एफ स्किनर भाई है, इन्होंने ही क्रिया प्रसूत और अनुबंध का सिद्धांत दिया। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? ये फिर रिपीट हुआ, यानी कि ये फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन मैंने आपको बताया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए बच्चे किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, किसने दी? हु गेव द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग? व्यवहारवादियों ने, गेस्टाल्टवादियों ने, रचनावादी? इसका फिर से आंसर आ जाएगा गेस्टाल्टवादी। 31, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये भी रिपीट हुआ। हार्वर्ड गार्डनर। आसानी से लगा सकते हैं। 8 प्रकार की बुद्धि बताएंगे। एक चक्र के जरिए उनको हम सीखते हैं। कुछ म्यूजिकल बुद्धि होती है, कुछ गणितीय बुद्धि होती है, कुछ प्रकृति प्रेमी बुद्धि होती है। इस प्रकार की कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं जो कि आप पढ़े होंगे। बुद्धि लब्धि आईपी का
अभी क्वेश्चन मैं चाहूँ तो आपसे बुलवा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मेंटल एज को ऊपर रखो, नीचे रखो कैलकुलेटिव एज यानी कि जो वास्तविक आयु है, और कर दो 100 का गुणा। आपकी बुद्धि लब्धि आज भी निकल जाएगी। ये तो यह किसने था, टर्नर या टर्मन द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 मानसिक आयु का समझौता है सबसे पहले किसने दिया, स्टर्न, विने, टर्नर, कैटल। तो इसको दिया विने साइमन ने, विने साइमन ने दिया, विने साइमन। व्यक्तिगत व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहुमुखी वर्गीकरण किसने किया, युंग, आल्बर्ट एडलर। कुछ क्वेश्चन यार रिपीट हो गए हैं, मेरी मिस्टेक से हो गए होंगे, तो इस बार आप थोड़ा क्षमा करना, लेकिन अगली बार से ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होने दूंगा। थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दे पाया, कुछ 2-4 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गए इसमें। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये भी रिपीट हो गया, पहले कर चुके हैं अपन। और इसका आएगा अपसारी चिंतन। स्मृति की प्रथम अवस्था कौन सी है, हाँ ये नया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। स्मृति की प्रथम अवस्था, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी, भंडारण, कूट संकेतन, पुनरुद्धार, संधारण। तो इसका आंसर आएगा इनकोडिंग। स्मृति जो है पहली अवस्था होती है किसी चीज को डिकोड करना या कोड करना, तो पहले अपन क्या आएगा इसमें, इनकोडिंग। और ये सब इसके बाद की अवस्था है। भंडारण तो बहुत बाद में होगा, जब चीजों को समझ के आराम करोगे, तो ये तो अपन कैसे भी हटा सकते हैं, और इस प्रकार से इनको भी हटा सकते हैं। संधारण, रिटेंशन, रिट्रीवल। ये भी नया क्वेश्चन है। अल्पकालिक स्मृति की अवधि, यानी कि ऐसी स्मृति जो थोड़ी देर रहे और चली जाए। मैंने कुछ कहा, आपने अगर याद ही नहीं, ध्यान ही नहीं रखा, कुछ समय बाद कुछ आपको याद ही नहीं, जैसा भी मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोगों को याद ही ना रहे थोड़े समय बाद। तो बहुत ही अल्पकालिक स्मृति, तो उसकी जो अवधि है वो कितनी है, 1 सेकेंड। इतनी तो नहीं हो सकती, 1 सेकेंड में कोई बात ही नहीं बोल सकता, तो फिर उसकी अवधि कैसे होगी। यानी मैं यदि कुछ बोलूंगा तो मुझे 1 सेकेंड से तो ज़्यादा ही समय लगेगा, और 2 घंटे रहेगा तो अल्पकालिक नहीं होगा, 2 घंटे तो बहुत हो जाता है। अभी 2 घंटे याद रहता तो आप क्या करते, एग्जाम से 2 घंटे पहले सारा एक बार में धड़ाधड़ पढ़ लेते, और वहां पर आपको याद रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। असीमित, अनलिमिटेड हो नहीं सकता, तो ये वैसे ही कट गया, फिर बच क्या रहा है, 20 से 30 सेकेंड। यानी कि अल्पकालिक स्मृति होती है ना, उसमें जो हमारी अवधि होती है 20 से 30 सेकेंड रहती है। विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग का कारण क्या है, यानी भूलने का कारण क्या है, ये पूछ रहा है कुल मिलाकर। व्हाट इज द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, बाधा, समय का बीतना, दमन। देखो यदि किसी प्रकार की बाधा है तो जाहिर सी बात है आप भूल जाओगे। यानी कि हो सकता है आप कोई चीज़ किसी चीज़ की वजह से ठीक से सुनाई ना दी हो, बाधा की वजह से, तो आप उसको भूलोगे। इस समय का बीतना तो चीज़ों को भुला ही देता है भाई। समय यदि बीतता जा रहा है 1 साल 2 साल, तो तुम चीज़ों को भूल जाओगे। दमन यानी किसी चीज़ का दबाव आ जाए, रिस्ट्रेशन आ जाए। हाँ, तीनों के तीनों सही है, तो तीनों ही कारण हो सकते हैं किसी चीज़ को भूलने का। बाल्यावस्था की अवधि क्या है, ये भी मैं बता चुका हूँ। बाल्यावस्था हुई 6 से लेकर 12 वर्ष, 0 से लेकर 2 वर्ष शिशु, फिर 2 या 3 से लेकर 5 वर्ष क्या हुआ, पूर्व बाल्यावस्था, और फिर 6 से लेकर 12 वर्ष क्या हुई, बाल्यावस्था। 13 से लेकर 18 या 19 तक क्या रहेगी, टीन एज यानी किशोरावस्था। और उससे ऊपर, बस इधर 19 नहीं 18 ही मानो, 18 के ऊपर यानी 19 से आ जाएगी आपकी वयस्क अवस्था। लास्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि पाड़ या ढांचा से क्या मतलब होता है, ये पूछ रहा है। तो वयस्कों द्वारा, सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है, बच्चे को सजा देना, तो वैसे ही नेगेटिव हो गया ना भाई, नेगेटिव तो आंसर नहीं होगा ना, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। रटना भी नेगेटिव है, रूट लर्निंग करानी ही नहीं है बच्चों। खेलना, खेलना ही हो सकता था, लेकिन इसके फोल्डिंग के संदर्भ में खेलना नहीं आएगा। खेलना एक अच्छा शब्द है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये आएगा नहीं। तो इसका आंसर होगा वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, यानी कि जो बड़े बूढ़े हैं
उनके द्वारा जो अस्थायी सहायता दी जाएगी वह स्कैफोल्डिंग या पहाड़ या ढांचे का कार्य करती है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।